नमस्कार साथियों, बागोड़ा कॉलेज बागोड़ा के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीएड प्रथम वर्ष का जो एक पेपर है शिक्षा और संप्रेषण या शिक्षा और संप्रेषण के आधार में जो चतुर्थ पेपर है, चौथा पेपर है बीएड का, उसके अंदर एक टॉपिक है शिक्षा प्रकृति और उद्देश्य। पहला यूनिट इकाई फर्स्ट है। उसके अंदर हमने शिक्षा के अर्थ और उद्देश्य वो पिछले 7-8 क्लासों के अंदर हमने पढ़ लिए हैं। और उसी इकाई का एक दूसरा टॉपिक है, वो है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दस्तावेज। जो शिक्षा को लेके जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दस्तावेज हैं, उस पे आज उस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दस्तावेज जैसे कोठारी कमीशन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की है, फिर उसके बाद राष्ट्रीय संशोधित शिक्षा नीति 1992 की आई है, फिर उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संशोधन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, उसके बाद 2020 की शिक्षा नीति है। तो ये है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दस्तावेज है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दस्तावेज इसलिए है कि जैसे आप जानते हो कि जो शिक्षा है वो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण का विषय है, और उनके लिए के जो भी जितने भी दस्तावेज आए गए हैं वो सब क्या हुआ, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण के दस्तावेज हो गया। जो शिक्षा नीतियाँ आई है या कोई कमीशन बैठाया गया उसके लिए, वो सभी हैं वो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण के हो जाते हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे पहले है वो कोठारी आयोग, जो 1986 की शिक्षा नीति है, उससे पहले जो कोठारी कमीशन बैठाया गया था शिक्षा के लिए। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे, कोठारी कमीशन पे। साथियों, कोठारी कमीशन से पढ़ने से पहले या उनसे देखने से पहले हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कि भारत की शिक्षा जो शिक्षा संरचना थी, जो कोठारी कमीशन है वो 14 जुलाई 1964 को बैठाया गया था। कोठारी डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक पूरा 17 सदस्यीय 14 जुलाई 1964 को DS कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय, मतलब अध्यक्ष को DS कोठारी को बनाया गया और उनके 17 सदस्य और भी थे जो उनके साथ उन्होंने एक बना। भारत सरकार ने 1947 में आज़ाद हुआ तो भारत सरकार ने सोचना, जब प्रथम बार चुनाव हुआ तो भारत सरकार ने एक सोचना प्रारंभ किया कि भारत में एक ऐसी सुदृढ़ और एक संगठित शिक्षा नीति होनी चाहिए जो अंग्रेजों की शिक्षा नीति से अलग हो। भारतीय अपने वातावरण में और अपने उद्देश्यों और अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अपनी उपलब्धियां और अपने वर्तमान के संसाधनों को मद्देनजर रखते हुए, जो हमारे पास संसाधन है उसको ध्यान में रखते हुए, जो हमारे देश के लिए आवश्यक है जिस चीज़ का, उसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति बैठाने के लिए एक कोठारी आयोग का गठन किया गया। कोठारी आयोग से पहले UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हो चुकी थी 1952 के अंदर। उसके बाद 1952 के अंदर राष्ट्रीय जो UGC है, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, उसकी स्थापना हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद फिर एक माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा आयोग वो ज़्यादा सफल न हो सका। और उसकी जो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो वर्तमान में जिसको CBSE बोलते हैं वो, लेकिन उसका प्राचीन नाम है वो, पहले का नाम वो माध्यमिक शिक्षा आयोग था। लेकिन माध्यमिक शिक्षा आयोग सफल न हो सका। फिर सरकार ने कुछ प्रांतीय सरकारों ने अपने अपने कार्य किए, केंद्र सरकार ने अपने कार्य किए, लेकिन सफल न हो सके। फिर केंद्र सरकार ने एक पूरे देश में शिक्षा को पुनर्गठन करने के लिए और उसको सोचने समझने के लिए शिक्षा को 14 जुलाई 1964 को राष्ट्रीय DS कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यों के आयोग का गठन किया गया। आयोग ने अपना काम प्रारंभ किया। आयोग ने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने जितने भी देश के पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षाविद थे, एजुकेशन लोग थे, उन्होंने क्या किया, लगभग 5000 लोगों को इन्होंने एक ऐसा लिफाफा भेजा, क्वेश्चन का लिफाफा भेजा कि आप भारत में शिक्षा की व्यवस्था उसको क्या बदलना चाहते हो। 5000 लोगों के आसपास भेजा और उनमें से लगभग आधे लोगों ने वापिस उसका प्रति उत्तर दिया कि भाई ये चीज़ चेंज हो जाए। फिर उनकी एक मतलब उसका क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया। जो अच्छे लगे आंसर, जो सही लगे उनको अलग किया गया। और फिर इसी देखते हुए पूरी
फिर लोगों ने इस पर बैठ के ऐसे करते करते फिर उसने अपना काम किया, और फिर 29 जून 1964 को, लगभग 2 वर्ष के बाद, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। तो ये तो थी मतलब आयोग का गठन होना, और पहले क्या थे उसके बाद में। फिर जब ये कोठारी आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो रिपोर्ट में क्या था? कोठारी आयोग ने रिपोर्ट भेजी, वो उन्होंने तत्कालीन भारतीय शिक्षा को अध्ययन किया। अध्ययन करने के साथ साथ उन्होंने जो भारतीय उसमें शिक्षा को लेके जो चिंताएं थी, जो समस्याएं थी, उसको उजागर किया। उन्होंने कमियों को बताया कि भारतीय शिक्षा के अंदर ये कमियां हैं, भारतीय शिक्षकों में ये शिक्षा, ये व्यवस्था होनी चाहिए, कमियां हैं, उनकी जो उनकी सिफारिशें हैं वो सौंपी। उन्होंने क्या किया, भारतीय शिक्षा को समग्र रूप से अध्ययन किया, और उनकी जो राष्ट्रीय कोठारी आयोग की उनकी मुख्य धारणा थी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा है वो राष्ट्र का विकास का मूल आधार है। उन्होंने अपने प्रतिवेदन सौंपी, उसमें लिखा कि जो शिक्षा है वो राष्ट्र का महत्वपूर्ण विकास का आधार है। अगर शिक्षा न होगी तो देश में विकास है वो असंभव है, विकास हो ही नहीं पाएगा। उन्होंने अपनी प्रतिवेदन में सौंपी, और उन्होंने जो भी शिक्षा के उस दौर के अंदर जो समस्याएं थी, भवन निर्माण को लेकर हो, शिक्षकों को लेकर हो, सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाए, मातृभाषा में पढ़ाया जाए या अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाए, इस तरह जितने भी समस्याएं थी उनको लेके उन्होंने सब उनका उत्तर देने या उनको जितनी भी समस्या थी उनकी समाधान करने का प्रयास किया, और अच्छी तरीके से उन समस्या को विवेचना किया, और उन्हीं समस्याओं को आगे विभिन्न शिक्षा आयोगों के द्वारा उनको सुधारने का प्रयास किया गया। तो उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर राष्ट्रीय लक्ष्य बनाने को निर्धारित किया कि उन्होंने कहा कि भाई शिक्षा को लेकर भारत सरकार को शिक्षा को लेकर अपने लक्ष्य तय करने चाहिए। सबसे पहले तो अपना लक्ष्य तय करें, सरकार को करना क्या चाहती है। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या, शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए। शिक्षा की संरचना मतलब कितने तक 10वीं माध्यमिक शिक्षा कितने तक हो, उच्च माध्यमिक कितने तक हो, स्नातक, स्नातकोत्तर, उच्च शिक्षा किस तरह होनी चाहिए, ये सब लेके शिक्षा की संरचना लेके उन्होंने उस पर चर्चा की। शिक्षकों को भी लेकर उन्होंने चर्चा की। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार बीएड के अंदर कि भाई माध्यमिक जो कोठारी से आयोग है उन्होंने अध्यापकों को शिक्षा को लेकर क्या सुझाव दिए, मतलब जो अध्यापकों जो स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उस पढ़ाने वाले अध्यापकों की कोठारी कमीशन ने क्या सुझाव दिए। जैसे पढ़ने वाला जो बीएड कर रहे स्टूडेंट, अब बीएड स्टूडेंट ये क्या करेंगे, अब अगले साल अपने जब बीएड खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे, स्कूलों में जाकर पढ़ाएंगे। तो लेकिन इन्होंने कहा कि जो स्कूलों में जो अध्यापक आते हैं उनकी शिक्षा किस तरह होनी चाहिए, जो स्कूल में पढ़ाने आते हैं उनकी शिक्षा इस पर भी उन्होंने काफ़ी चर्चा की। और उन्होंने ऐसे सुझाव भी दिए कि शिक्षा को स्नातक और स्नातकोत्तर मतलब बीए और एमए के बाद है, या बीएससी और एमएससी या बीकॉम एमकॉम के बाद वो एक स्नातक का पाठ्यक्रम होना चाहिए, स्नातकोत्तर शिक्षा को पढ़ाने जाना चाहिए। एक प्रत्येक जगह है वो ऐसे मतलब एजुकेशन टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेज खोलनी चाहिए, और उन ट्रेनिंग कॉलेज को जो कॉलेज होती है बीएड को इनको ट्रेनिंग कॉलेज कहना चाहिए। इस प्रत्येक कॉम्प्रिहेंसिव बड़ी बड़ी अच्छी कॉलेजें खोले शिक्षा को लेकर, जो शिक्षा को संदर्भ में हो, ऐसा नहीं कि एजुकेशन है उनका मेन उद्देश्य वो शिक्षा को लेकर हो। और ट्रेनिंग कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को पढ़ाने वाले शिक्षक कैसे होने चाहिए, उन्होंने कहा कि कम से कम दो विषय में वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, फिर उसको पढ़ाने का 2 से 3 साल पढ़ाने का अनुभव हो, इस तरह के उन्होंने अपने सुझाव दिए। उन्होंने फिर उसी में उन्होंने कहा कि अवसरों की समानता हो, सबको शिक्षा को लेके अवसरों की समानता होनी चाहिए। सभी जाति धर्म किसी भी वर्ण को लेके सब जातियों के लिए शिक्षा है वो एक जैसी होनी चाहिए, सबको समान स्तर पर शिक्षा को पहुँच होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी जाति धर्म से प्रभावित होकर शिक्षा को नहीं पहुँचानी चाहिए। उन्होंने कृषि शिक्षा को भी बढ़ावा दिया कि शिक्षा के साथ साथ कृषि शिक्षा भी होनी चाहिए। व्यवसायिक शिक्षा जैसे बिजनेस स्टडीज़ है या कॉमर्स स्टडी होती है, बिजनेस सीए है या बीकॉम करते हैं, इस तरह की जितने भी व्यावसायिक शिक्षण ये भी देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि शिक्षा विज्ञान को भी शिक्षा को साथ बढ़ाना चाहिए। विज्ञान को जैसे प्रौद्योगिकी साइंस एंड मेडिकल साइंस है या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको भी बढ़ाना चाहिए। स्त्री शिक्षा की और जो कुछ उनकी समस्या उनको भी उन्होंने सुनने की कोशिश की और उन पर चर्चा की।
तो इस तरह उन्होंने काफ़ी साथ ही विद्यालय शिक्षा को उद्देश्य, विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य मेन जो उनका उद्देश्य था वो विद्यालय शिक्षा था, मतलब कक्षा फर्स्ट लेके 12वीं तक जितने भी होते हैं उन पर उन्होंने फोकस किया। विद्यालय जिसको विद्यालय शिक्षा बोलते हैं या औपचारिक शिक्षा विद्यालय शिक्षा बोलते हैं उसको, उनकी जो विद्यालय शिक्षा के अंदर पाठ्यक्रम है वो किस तरह निर्धारित किया जाए और कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसके बच्चों का जिस तरह विकास होता है उसी अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। उनको पाठ्यक्रम पढ़ाने की शिक्षण विधियाँ किस तरह की होनी चाहिए, ये भी उन्होंने एक शिक्षण विधियों को लेकर भी चर्चा की। ये थी जब उनके शिक्षा को लेकर कुछ सुझाव दिए गए, शिक्षा के प्रशासन संबंधी सुझाव दिए गए शिक्षा को, और उन्होंने एक लंबी एक बड़ा लंबा डॉक्यूमेंट बना के राष्ट्रीय दस्तावेज, आप सोच सकते हो 17 सदस्यीय थे। उन्होंने 2 साल से मेहनत करके भारतीय संविधान की 2 साल 8 महीना बन के तैयार हुआ, 11 महीना उसमें, तो लगभग तो इन्होंने 2 साल के आसपास समय में इन्होंने बड़ी मेहनत करके शिक्षा को लेकर किया, तो उन्होंने बहुत बड़ा दस्तावेज दिया। उन्होंने शिक्षा को पहले तो प्रशासन संबंधी शिक्षा का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, शिक्षा स्कूल में शिक्षा कैसे होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में शिक्षा कैसे होनी चाहिए, मेडिकल साइंस है, मेडिकल कॉलेज है उसमें कैसे होनी चाहिए, या साइंस जो टेक्नोलॉजी कॉलेज है या बीटेक कॉलेज उसमें शिक्षा कैसे होनी, तो शिक्षा को एडमिनिस्ट्रेशन लेकर चर्चा की गई। दूसरा एक शिक्षा को नियोजन संबंधी सुधार दिए, शिक्षा को कैसे प्रबंध किया जाए या कैसे प्लान किया जाए। नियोजन का मतलब होता है प्लान, योजना बनाना, तो किस तरह शिक्षा को प्लान किया जाए। फिर शिक्षा की संरचना कैसी है, शिक्षा की संरचना मतलब जैसे आपने LKG UKG नाम सुना होगा, या प्राइमरी स्कूल नाम सुना होगा, या हाई प्राइमरी नाम सुना होगा। 5वीं तक स्कूल होती हैं, 8वीं तक स्कूल होते हैं, 10वीं तक स्कूल, 12वीं तक होती हैं, फिर डिग्री कॉलेज होती है, PG कॉलेज होती है। ये सब क्या है, ये शिक्षा की संरचना है कि बच्चे को पहले आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाए, या जो बच्चे जहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो अभी खेल, उनका मेन मकसद खेलना होता है, तो आंगनबाड़ी में पढ़ जाता है। फिर LKG UKG होते हैं, नर्सरी तक। फिर होती है जो प्राइमरी एजुकेशन होती है 5वीं तक होती है, फिर अपर प्राइमरी 8वीं तक होती है, फिर सेकेंडरी होती है, माध्यमिक होती है, सीनियर सेकेंडरी होती है, इंटर कॉलेज होती है। ये सब ये क्या शिक्षा की संरचना है, इस पर भी चर्चा की गई। और फिर उन्होंने शिक्षा को लेके शिक्षा का उद्देश्य बताया, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लक्ष्य, शिक्षा का उद्देश्य और लक्ष्य, उन्होंने शिक्षा उद्देश्य और लक्ष्य तय किए गए। तो इस तरह को बहुत बड़ा एक टॉपिक हो जाता है। तो ये तो थी उसके कोठारी आयोग के बारे में, और उन्होंने जब रिपोर्ट सौंपी तो उनका, तो हम सबसे पहले वो शिक्षा के प्रशासन संबंधी सुझाव देखते हैं। उन्होंने शिक्षा के एडमिनिस्ट्रेशन या शिक्षा को सार संभालने के लिए या शिक्षा क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना, उससे संबंधित क्या सुझाव दिए। तो पहला हमारा टॉपिक है शिक्षा के प्रशासन संबंधित सुझाव, के कोठारी आयोग ने शिक्षा के प्रशासन संबंधित क्या सुझाव दिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीएड में, कि आप कोठारी आयोग के शिक्षा संबंधी जो प्रशासन संबंधी सुझाव दिए। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो शिक्षा है वो उनको राष्ट्रीय महत्व का विषय बना दो। बस सबसे पहला है कि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय, जो हमारी शिक्षा है, जैसे शिक्षा वो समवर्ती और संघ सूची दोनों का क्या नाम, समवर्ती सूची का विषय है, तो उसमें राज्य और केंद्र दोनों ही नियम बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा उसको राष्ट्रीय महत्वपूर्ण विषय बना दो, राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण विषय, और वैसे होना भी चाहिए राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा, राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा बदल दिया। और उसने कहा कि राष्ट्रीय महत्व और उसके लिए राष्ट्रीय नीतियाँ बनाना, जैसे रोजगार के लिए नीति है, स्वास्थ्य नीति होती है, इसी तरह वो शिक्षा के लिए भी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण विषय हो जाएगा। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण विषय, उसी तरह शिक्षा नीति भी होनी चाहिए। हर साल या 10 साल 5 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आनी चाहिए और उसमें बदलाव होना चाहिए। उन्होंने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी, राष्ट्रीय विषय बनाना, महत्वपूर्ण विषय बनाना, और फिर राष्ट्रीय नीतियाँ लागू करना, ये एक उसका था प्रशासन संबंधी। उन्होंने कहा कि जो राज्य हैं वो भी अपने अपने में एजुकेशन एक्ट लाएं, अपने राज्यों के अंदर स्टेट है, अपने राज्य के अंदर स्टेट एजुकेशन एक्ट लाएं। केंद्र सरकार अपने नेशनल लेवल का एजुकेशन एक्ट लाएं, ये भी उन्होंने सुझाव दिया। फिर दूसरा सुझाव दिया कि जो शिक्षा मंत्रालय, जो पहले HRD मंत्रालय होता था, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता था, फिर शिक्षा मंत्रालय समय समय के साथ इसमें नाम भी बदलते रहे, कभी कुछ रखा कभी कुछ रखा, तो नाम में परिवर्तन होता रहता था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा सलाहकार और शिक्षा सचिव के, मतलब जो एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है शिक्षा मंत्रालय, उसके अंदर उन्होंने कि शिक्षा सलाहकार का पद होना चाहिए और शिक्षा सचिव का पद होना चाहिए, एजुकेशन सेक्रेटरी और एजुकेशन एडवाइजर का पोस्ट होना चाहिए। और जो क्या है कि जो
जो सरकारी भी हो सकता है, गैर सरकारी मतलब कहीं से जो सचिव के ऐसे पद या सलाहकार पद जो गैर सरकारी का मतलब जो सरकारी पोस्ट में होगी, कोई अच्छा एजुकेशन शिक्षाविद दे तो वो ऐसे सुझाव दे जिसके कारण क्या ऐसे सुझाव दे जो गैर सरकारी जो उनका सरकार की पोस्ट पर नहीं लेकिन वो अच्छा शिक्षाविद वो गैर सरकारी सदस्य के तो वो गैर सरकारी सदस्य भी हो सकता है, सरकारी सदस्य भी कुछ भी हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा सेवा की एक मतलब जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा होती है, केंद्रीय संघीय प्रशासनिक, उसी तरह केंद्रीय शिक्षा सेवा भी होनी चाहिए। जो व्यक्तियों क्या कहे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उन्हीं को सिलेक्ट करें, क्या करें जो राष्ट्रीय शिक्षा है उनको लिए महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी है जैसे आपकी प्रोफेशनल कोर्स है तो ऐसे लोग आए कि जो प्रोफेशनली बनना चाहते हैं टीचर, तो वो लोग उनसे मिले। फिर उन्होंने चौथा दिया कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड से अधिक अधिकार दिए जाए। जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड होता है उसको अधिकार दिए जाने चाहिए। कैसे अधिकार दिए, जिसके कारण क्या केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है उसको ज़्यादा पावर दिया जाए, अधिकार दिया जाए, वो अपनी योग्यताओं द्वारा अच्छा मूल्यांकन कर सके, निर्देशन कर सके और जांच पड़ताल कर सके राष्ट्रीय शिक्षा। फिर उनका राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परीक्षण परिषद जो एनसीईआरटी है उसको उसमें सुधार किए जाने चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण रूप से जो एनसीईआरटी उसको एनसीईआरटी पाठ्यक्रम भी है सब जगह लागू करना चाहिए और जितने भी स्टेट उनमें एक समान रूप से शिक्षा को लागू करना चाहिए। तो ये तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार संबंधी उन्होंने सुझाव दिए। साथ साथ उन्होंने शिक्षा के वित्त संबंधी सुझाव भी दिए कि शिक्षा के अंदर कितना पैसों वित्त मतलब पैसों उनके आर्थिक बजट कितना होना चाहिए। तो उन्होंने आयोग जब बैठाया गया 1964 से लेकर 66 के बीच में, तो उन्होंने कहा कि जो वार्षिक बजट होता है उसमें कम से कम लगभग 6% वार्षिक बजट है उसका जो प्रति साल बजट होता है उसका 6% है वो व्यय शिक्षा को लेकर व्यय, मतलब 6% व्यय वो शिक्षा को लेकर होना चाहिए, जिसके कारण क्या शिक्षा को अच्छा प्राप्त अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा शिक्षा जो विद्यालय अपनी आवश्यकताओं पूर्ति कर सके, उनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण उसके छात्रों को छात्रवृत्ति मिले, बच्चे पढ़ने वाले उनको हॉस्टल सुविधा मिल सके, उनके अच्छा खाना मिले, अच्छा आहार मिले, ये सब भी। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जो है बजट का 6% है वो मिलना चाहिए। और राज्य सरकार को भी कहा कि राज्य सरकार भी इतना ही पैसा लगभग 6% अपने बजट का पैसा वो शिक्षा पे खर्च करें। उन्होंने कहा कि जो स्थानीय संस्था है जो राज्यों में स्थानीय संस्था है जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं या ये अपनी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था या उसका प्रबंधन करने का काम है प्राथमिक जो है वो स्थानीय संस्थाएं करने का काम करें। और शिक्षा हेतु आय का स्रोत बढ़ाना, मतलब शिक्षा बच्चे पढ़ रहे हैं उनका विद्यालय है उनकी आय के स्रोत बढ़ने चाहिए। जैसे मान लीजिए स्कूल है उसका आय मतलब बच्चों से फीस लें या फिर उससे बच्चे या विद्यालय प्रशासन है वो कहीं से भामाशाह से संपर्क स्थापित कर जिसके विद्यालय खर्चे के लिए जो पैसे आ सकें। ये उन्होंने वित्त संबंधित सुझाव दिए। फिर होता है कि शिक्षा को नियोजन संबंधित, नियोजन का मतलब प्लानिंग या योजना बनाना, तो उससे संबंधित भी सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा की योजना है जो प्लानिंग है वो राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे अलग अलग होनी चाहिए। तो योजना बनाए सरकार तो राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे सरकार की व्यवस्था है वो अलग अलग होनी चाहिए और योजना बनानी चाहिए अपनी जगह प्लानिंग शिक्षा को प्लानिंग करनी। उन्होंने कहा विद्यालय शिक्षा है मतलब पहली से लेकर 12वीं तक वो स्थानीय और राज्य सरकारें करें। विद्यालय शिक्षा का मतलब होता है जो पहली से लेकर 12वीं तक होती है उसको बोले विद्यालय शिक्षा, और उसका नियोजन या प्लानिंग व्यवस्था वो स्थानीय सरकारें स्थानीय प्रशासन करें और राज्य सरकारें करें। और विश्वविद्यालय शिक्षा है जो उच्च शिक्षा जिसको बोलते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा, जिसमें बीए होती है, एमए होती है, पीएचडी होती है, एमफिल होती है, या जो मेडिकल कॉलेज हैं या आईटी कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उन सब का प्लानिंग वो केंद्र राज्य सरकार और केंद्र सरकार, मतलब पहले में स्थानीय सरकार और राज्य सरकार, दूसरे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार करें। उन्होंने कहा कि 7 से लेकर 14 साल बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो उसमें तो नहीं हो पाई, लेकिन बाद के दौर में 2009 में राष्ट्रीय आरटीई
राइट टू एजुकेशन आया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री किए, एक अनिवार्य शिक्षा दी गई, व्यवस्था की गई। तो ये किया गया। उन्होंने सुझाव दिया कि 7 साल से लेकर 14 साल तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन वो ये सुझाव दिए गए उनके। उन्होंने कहा कि जो कुल बजट है 6% दे रहे, उसमें 2/3 मतलब 2/3 हिस्सा वो शिक्षा पे वे जो सामान्य शिक्षा है, स्कूल शिक्षा पे वे करना चाहिए, और 1/3 उच्च शिक्षा, PhD है, MPhil है, ये जो होती है उस पर खर्च करने चाहिए। तो ये इन्होंने नियोजन संबंधी सुधार दिए। फिर उन्होंने शिक्षा की संरचना संबंधी, मतलब उन्होंने कहा कि उन्होंने बांटा है, पूर्व प्राथमिक, निम्न प्राथमिक, प्राथमिक, इस तरह उन्होंने लगभग 8 भागों में भारतीय शिक्षा को उन्होंने बांटा है। 8 भागों में बांटा। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कौन से 8 भाग थे। सबसे पहले उनका पूर्व प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। पूर्व प्राथमिक मतलब जब बच्चा 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में होता है, आंगनबाड़ी वगैरह में होता है, तो उनको बोलते पूर्व प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। तो उन्हें पूर्व प्राथमिक स्कूलें होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो आंगनबाड़ी वगैरह थी वो पूर्व प्राथमिक होती। फिर उन्होंने कहा निम्न प्राथमिक। निम्न प्राथमिक में होता है जो 4 से 5 साल का बच्चा होता है, उसे बोलता है निम्न प्राथमिक। जो 4 से 5 साल मतलब जो पहली क्लास के अंदर होता है प्राथमिक, तो उसको बोलते हैं निम्न प्राथमिक। फिर होता है कि प्राथमिक जिसको बोलते हैं, उसमें कक्षा 2 से 5वीं तक में पढ़ता है बच्चा। प्राथमिक स्कूल में क्या होता है, कक्षा 2 से या जो 5वीं तक बच्चा पढ़ता है उसको प्राथमिक बोलते हैं। फिर होती है उसके उच्च प्राथमिक शिक्षा को भी फिर उन्होंने 2 भाग मार दिया। 8वीं तक स्कूल है वो फिर उन्होंने आगे बांट दिया। फिर होती उन्होंने कहा कि उच्च माध्यमिक 10वीं तक स्कूल है। फिर उन्होंने उच्च माध्यमिक 12वीं तक स्कूल है। फिर उन्होंने कहा कि जो 6ठा भाग था उन्होंने स्नातक स्तर में, तो BA करते हैं, कला, विज्ञान, वाणिज्य से जो करते हैं वो 3 साल का होना चाहिए, तो उन्होंने ये बांट दिया स्नातक एजुकेशन। फिर उन्होंने जो 7वां भाग था वो बांट दिया प्रास्नातक, या जो PG होती है 2 साल के लिए, उन्होंने वो बांट दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा जो स्नातक है, 6ठा भाग स्नातक शिक्षा है, उस स्नातक शिक्षा को वो मुख्य रूप से होनी चाहिए। जैसे सामान्य शिक्षा है, BA कर रहा है, BSc कर रहा है, वो 3 साल की होनी चाहिए, और मेडिकल है तो 4 साल की, 5 साल की होनी चाहिए। इस तरह उन्होंने बांटा। और फिर उन्होंने 7वां प्रास्नातक शिक्षा, उसके अंदर PG वो 2 साल की होनी चाहिए, चाहे वो विज्ञान, वाणिज्य किसी भी विषय करें, तो प्रास्नातक वो 2 साल का होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा अनुसंधान कार्य जो रिसर्च होती है, PhD या MPhil होती है, वो उन्होंने कहा 2 से 3 साल की PhD होती है। मतलब वैसे 5 साल की PhD होती है, लेकिन 5 साल तक PhD कभी भी 2 से 3 साल में कभी भी पूरी कर सकते हो। ये उन्होंने शिक्षा की संरचना संबंधी सुझाव दिए। ये तो था आज का महत्व। कल हम कुछ उद्देश्य जो पंचमुखी कोठारी आयोग ने पंचमुखी उद्देश्य दिए वो पढ़ेंगे, और कुछ कमियां हैं जो शिक्षा को लेकर वो पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।